गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने यूवी स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन पीक के शिफ्ट की बात की थी। चार प्रकार की शिफ्ट हमने पढ़ी थी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एक्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। उसके बाद हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा में विलायक कौन सोलवेंट कौन सा लेंगे, यानी चॉइस ऑफ सोलवेंट। चॉइस ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट कौन सा लेंगे। देखिए, हम यूवी स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रा की बात में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या करता है, ट्रांजिट करता है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है। तो ये ट्रांजिशन जो होता है, ये ट्रांजिशन हमने चार प्रकार के पढ़े थे। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई टू पाई स्टार हो सकता है और एन टू पाई स्टार हो सकता है। ये चार तरह के ट्रांजिशन हो सकता है, ये हमने पढ़े थे। हमने इस ट्रांजिशन के बारे में ये कहा था कि जो ट्रांजिशन होता है, ये जो संक्रमण होता है, ये संक्रमण 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ पर होता है, यानी इस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और ये ट्रांजिशन यूवी रीजन से बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका ट्रांजिशन, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, यानी कि वो ट्रांजिशन यूवी रीजन में या विजिबल रीजन में नहीं होगा, तो उसको हम विलायक के रूप में काम में ले सकते हैं। क्योंकि जितने भी हम यौगिक जिनका यूवी स्पेक्ट्रा लेंगे, हम उन्हीं यौगिकों का यूवी स्पेक्ट्रा, उन्हीं कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं जिनका ट्रांजिशन यूवी और विजिबल रीजन में आता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, या फिर ये ट्रांजिशन भी यूवी रीजन में नहीं आता है, ये भी 200 नैनोमीटर से कम पे होता है। तो ऐसे ट्रांजिशन जो 200 नैनोमीटर से कम पे होते हैं या यूवी या विजिबल रीजन में नहीं आते हैं, ऐसे ट्रांजिशन वाले कंपाउंड्स को हम विलायक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो एन हेक्सेन में होता है और साइक्लोहेक्सेन इन नहीं है, एन है, एन हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, जो जिनमें सारे एकल गुण होते हैं, यानी जो संतृप्त यौगिक जो होते हैं, उनमें जो ट्रांजिशन होगा और वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा और वो यूवी रीजन में नहीं आएगा। इसकी हम बात करें तो यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड नहीं हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो और साथ में ऐसा कोई भी ग्रुप हो जिसमें लोन पेयर उपस्थित हो। जैसे एल्कोहल ROH, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे एथेनॉल हुआ, C2H5OH हुआ। हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी जो है N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं और ये दोनों ही तरह के ट्रांजिशन नहीं होते हैं, इसलिए वाटर को भी सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ईथर हुआ, ईथर को भी हम सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा सॉल्वेंट लिया जा रहा है जिसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार टाइप के होते हैं। तो ये रही सॉल्वेंट की बात। तो एग्जांपल के तौर पर सबसे ज्यादा यूज इन दोनों का करते हैं, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद में जो है अल्कोहल है, ईथर है, जल है, इनका प्रयोग भी हम उसमें सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं। चलिए चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बाद में हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ इंक्स एंड
कॉन्जुगेटेड इंस। इंस और कॉन्जुगेटेड इंस का क्या मतलब है? देखिए यूवी स्पेक्ट्रम की डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं। जिस भी यौगिक में डबल बॉन्ड सी होगा वो इन कहलाएगी, यानी इन का मतलब एथीन हो गए, दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ और एथीन। कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ जिसमें दो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में, दो डबल बॉन्ड किस में हो? कॉन्जुगेशन में हो, यानी एक छोड़ के एकांत क्रम में होते हैं। तो ये हो गई कॉन्जुगेटेड इन। दोनों की बात करें, हम इसकी बात करेंगे तो इसमें एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, ये लो, एक पाई बॉन्डिंग होगा और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। हम इनका नोमेनक्लेचर अगर नंबरिंग से करते हैं तो 1 और 2, पाई 1 और पाई 2, ये हो गया एथीन। एथीन में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड दो ऑर्बिटल से बनता है, यानी एक डबल बॉन्ड बनता है, दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हमने स्टार से दर्शाया है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। चलिए अब यहां हम बात करें तो यहां दो डबल बॉन्ड है। दो डबल बॉन्ड चार कक्षकों से बने होंगे, चार कक्षक इसमें काम में आए होंगे। जब चार कक्षक होंगे तो चार कक्षकों में से हमेशा आधे बॉन्डिंग होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो दो बॉन्डिंग होंगे और दो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो दो बॉन्डिंग जो होंगे, अब चूंकि ये एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ऐसे दो पार्ट जुड़े हुए तो इनके ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा। तो इसी से जो आगे जाकर के चार कक्षक बन गए हैं, ये कक्षक हमने बना दिए। ये हम इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या है। ये चार ऑर्बिटल इसके हो, उसमें से दो बॉन्डिंग पाई, ये भी पाई, और दो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार और पाई स्टार। दो बॉन्डिंग पाई पाई और दो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार पाई स्टार। हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। मैंने जब इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बताया था उस टाइम पे होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट बताया था। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि एक डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। यानी कि पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है और एक पाई है। तो जो पाई बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो दो कक्षक हैं, दो कक्षक में से दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे वाले में भरे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। क्योंकि यहाँ दो पाई बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए। चार इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिए। ठीक, अब कंसेप्ट है कि होमो और ल्यूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी उच्चतम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतम भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें उच्चतम भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है और इसमें ये है। ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट, यानी सबसे कम ऊर्जा का, नीचे वाला। अनऑक्यूपाइड, LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड यानी खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सबसे कम ऊर्जा का खाली कक्षक ये है। और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, इसमें होमो ये, सॉरी इसमें ये जो है ये ल्यूमो है और ये है होमो। ये हम इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में पहले भी पढ़ चुके। अब जब ट्रांजिशन होगा तो होमो से ल्यूमो में होता है, हमेशा ट्रांजिशन होमो से ल्यूमो में होता है। यहां से यहां होगा और इसमें क्या होगा, यहां से यहां होगा। देखिए जब एक डबल बॉन्ड था तो ये एनर्जी गैप क्या था, ज्यादा था। जैसे ही एक डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में आया तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं इनसे दो ऑर्बिटल बने हैं और इससे भी दो ऑर्बिटल बने, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। ये जो ट्रांजिशन होता है वो 165 नैनोमीटर पे होता है, जबकि ये ट्रांजिशन जो होता है वो 217 नैनोमीटर पे होता है। अर्थात एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई। तो किसी भी इन में अगर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो एनर्जी गैप कम होता है और वेवलेंथ बढ़ जाती है।
वेवलेंथ बढ़ने की वजह से वो रेड शिफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। यानी यूवी स्पेक्ट्रम में कंजुगेशन बढ़ने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट बढ़ती है। चलिए इससे आगे चलते हैं। एन्स और एनोन्स यानी एल्कीन और एनोन्स में एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए कि भाई कोई भी कंपाउंड है वो कितने पे पीक देगा, उसको समझाने के लिए वुडवर्ड और फिशर ने एक नियम दिया। किसने? वुडवर्ड और फिशर ने एक नियम दिया। ये नियम वुडवर्ड और फिशर ने, जिनका ये एम्पिरिकल नियम मतलब अनुभविक नियम है। बहुत सारे कंपाउंड्स के इन्होंने यूवी स्पेक्ट्रा लिए और उनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद में ये नियम दिया कि कौन से ग्रुप से कितना चेंज होता है, यानी कोई एटम जोड़ने से या कोई ग्रुप जोड़ने से कितना चेंज होता है, वो अनुभव के आधार पर दिया। तो चलिए बात करते हैं इसकी। ये एक डाइजीन है और इसी डाइजीन ये भी वही डाइजीन, दोनों सेम है, बस फर्क इतना सा है ये सिसोइड फॉर्म है और ये ट्रांसोइड फॉर्म। ये सिसोइड है और ये ट्रांसोइड, दोनों डाइजीन है। इन दोनों के लिए उन्होंने रूट वैल्यू दी, यानी मूल मान दिया कि जब ऐसी डाइजीन होगी तो उसके लिए मूल मान क्या लिखेंगे, तो वो दिया उन्होंने 217 नैनोमीटर। और ये हमको पता है प्रायोगिक रूप से भी इसके लिए 1,3-ब्यूटाडाइजीन के लिए 217 ही आता है। रूट वैल्यू उन्होंने ये लिखी, तो इनके लिए रूट वैल्यू ये यूज में नहीं रहेगी। यानी किसी भी यौगिक में इतने से सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए जो रूट वैल्यू होगी वो ये लिखी जाएगी। चलिए फिर उन्होंने कहा कि सिस्टम ऐसा भी तो हो सकता है, भाई ऐसे के बजाय कोई साइक्लिक रिंग हो सकती है। और साइक्लिक रिंग में देखिए ये, यानी कि ये सिसोइड फॉर्म में ही है। ये किसमें है? सिसोइड फॉर्म में है, यो और यो, ये सिसोइड फॉर्म में, यो भी, ये भी तो सिसोइड फॉर्म ही थी, यो यो, यानी कि एक तरफ दोनों डबल बॉन्ड। ये सिसोइड फॉर्म, तो सिसोइड फॉर्म जब किसी साइक्लिक रिंग में होता है तो इसको बोलते हैं होमोएन्युलर, होमोएन्युलर यानी समवलयाकार। समवलयाकार यानी कि दोनों डबल बॉन्ड एक ही वलय में हो, समवलयाकार। इसके लिए जो रूट वैल्यू दी वो दी 253 नैनोमीटर। चलिए ये दोनों देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये दोनों डबल बॉन्ड जो है वो हो सकता है दो अलग अलग रंग में हो। ये दोनों डबल बॉन्ड है वो हो सकता है दो अलग अलग रंग में। देखिए इस तरह की, तो ये हो गया सिस्टम। देखिए ये यूं और यूं, यानी कि यूं ट्रांस जैसा सिस्टम हो गया, ट्रांसोइड जैसा सिस्टम। ट्रांसोइड जैसे सिस्टम को कहा उन्होंने हेटेरो
हेटेरोन्यूलर यानी कि विषम वलयाकार, विषम वलयाकार। और इसके लिए रूट वैल्यू जो दी, रूट वैल्यू जो दी वो दी 214 नैनोमीटर। क्या दी? 214 नैनोमीटर। इसके लिए होमोन्यूलर के लिए 253 और ओपन चेन सिस्टम के लिए 217। यानी ओपन चेन सिस्टम होगा ट्रांसोचिसिसो, उसके लिए 217 नैनोमीटर। होमोन्यूलर यानी एक ही वलय में दोनों डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, तो उन्होंने रूट वैल्यू जो दी वो दी 253 नैनोमीटर। और अगर दो अलग अलग रंग में ट्रांसफर सिस्टम के साथ यानी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको दी रूट वैल्यू उन्होंने कितनी? 214 नैनोमीटर, और कहते हैं उसको हेटेरोन्यूलर। अब देखिए इतना काम उन्होंने किया कि ये उन्होंने बताया। ये रूट वैल्यू क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए इससे आगे बात करते हैं। फिर है ग्रुप्स और वैल्यू, यानी कौन से ग्रुप के लिए कितनी वैल्यू होगी। पहला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन में अभी हमने दो डबल बॉन्ड की बात की है। जो तीनों रूट वैल्यूओं की बात की थी वो केवल दो डबल बॉन्ड के लिए थी। अगर दो के साथ तीसरा डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में हो या चौथा और हो, यानी कि दो के बाद और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो, तो पर डबल बॉन्ड +30 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? +30 नैनोमीटर बढ़ जाएंगे। दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? देखिए कोई भी रिंग है, उस रिंग से इस तरह से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। जैसे दो रिंग है ये लो, तो ये इस रिंग से ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग से बाहर निकलता हुआ, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसके लिए 5 जोड़े जाएंगे +5। तीसरा है एल्किल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू उसके लिए 5 जोड़े जाएंगे। एल्किल ग्रुप का मतलब कोई R ग्रुप जुड़ा हो, रिंग रेजिड्यू का मतलब ये है कि ये कोई होमोडाइन थी, तो उसमें रिंग रेजिड्यू का मतलब है ये एक्स्ट्रा जुड़े हुए, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये इस रिंग के एक्स्ट्रा में है, ऐसे जुड़े हुए रिंग रेजिड्यू। एल्किल ग्रुप का मतलब यहाँ कोई R जुड़ा हुआ है, तो ये R जो होगा ये एल्किल ग्रुप होगा। रिंग रेजिड्यू का मतलब जो उस रिंग से जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा के रूप में, वो रिंग रेजिड्यू। चलिए ClBr हो तो उसके लिए 5 जोड़े जाएंगे। SR हो अगर SR से पहले एक दूसरा लिख लो OR। अगर OR हो तो इसके लिए +6 जोड़े जाएंगे। अगर SR थायोइथर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसके लिए +30 जोड़े जाएंगे। और अगर NH2 जुड़ा हुआ हो, एमिनो समूह जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए +60 जोड़े जाएंगे। ये सभी वैल्यू नैनोमीटर में है। ये सभी वैल्यू किस में है? नैनोमीटर में। देखिए
वुडवर्ड फिशर नियम हम पढ़ रहे हैं। वुडवर्ड फिशर नियम कॉन्जुगेट पोलोइन्स जो है या एल्कीन्स जो है, उन एल्कीन्स जो है उनमें किस तरह से हम उसके एब्जॉर्प्शन पीक को निकाल सकते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं, लैम्डा मैक्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने अनुभव के आधार पर एक नियम दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, और उसके लिए उसने पहले 3 जो है वो बेस उन्होंने डिसाइड की। वो एक ओपन चेन 4 कार्बन का 2 डबल बॉन्ड वाला, फिर एक क्लोज चेन, और एक उन्होंने क्या किया, क्लोज चेन में भी 2 हेटेरो एंगुलर यानी ट्रांसवर्ड फॉर्म में हो, और एक में एक ही साइक्लिक रिंग में, एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो 3 उनके लिए रूट वैल्यू थी, और उसके बाद कहा कि उनसे जो भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे उन ग्रुप का की प्रकार के आधार पर, उस ग्रुप के टाइप के आधार पर उसकी वैल्यू डिसाइड की हुई है, ये हम उसमें जोड़ देते हैं। तो वुडवर्ड फिशर ने जो नियम दिया उसका एक्सपेरिमेंट, उसका जो है आगे हम उपयोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।